हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चालू करवाया जाएगा। इस समय फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप सभी को बताए जा रहे हैं। मैं एक दो दिनों में इन सभी टॉपिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसका लिंक आप फिर उसके बाद आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको बाद में खोजने में कोई समस्या ना हो। सारे वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं सारे बोर्ड पेपर में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। आज का जो टॉपिक लिया गया है, यहाँ पर लिया गया है व्यतिकरण। ये जो टॉपिक है ये 2 नंबर में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें बताइए, यानी कि व्यतिकरण की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, या फिर आपसे व्यतिकरण और विवर्तन इसके अलावा एक टॉपिक होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन दोनों में डिफरेंस यानी कि दोनों में अंतर पूछा जा सकता है आपसे, तो इस तरह के क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ठीक है राहुल जी, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड में हो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जा रहा है, बस माध्यम यहाँ पर हिंदी यूज किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बोर्ड में है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। लेकिन माध्यम आपका हिंदी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है व्यतिकरण की, यानी कि व्यतिकरण क्या होता है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि सभी को जो है लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बात हुई है व्यतिकरण। व्यतिकरण को पहले समझिए होता क्या है यहाँ पर व्यतिकरण। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 प्रकाश स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 प्रकाश स्रोत हैं, एक H1 है और एक प्रकाश स्रोत आपका H2 है। यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरणें या फिर तरंगे बोल सकते हैं, इस प्रकार से निकलती हैं और इन दोनों को ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इस बिंदु पर मिल जाती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 प्रकाश स्रोत थे, यहाँ पर जो है ये 2 तरंगे यहाँ पर निकली और इस बिंदु O पर मिल गई। जहाँ पर ये मिलती हैं इससे बोला जाता है अध्यारोपित होना। ये जो है बिंदु O पर क्या हो गई हैं, अध्यारोपित हो गई हैं। और यहाँ पर ये जो 2 तरंगे यूज की जाएंगी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों तरंगे जो है इनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। इन दोनों तरंगों की जो है आवृत्ति समान होनी चाहिए। आवृत्ति या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर अथवा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ये आपका समान होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा अच्छा व्यतिकरण प्राप्त करना है तो यहाँ पर इनका आयाम भी जो है समान होना चाहिए। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। इससे हमें जो है बहुत ही सपोर्ट मिलता है, तो आप सभी लोगों को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये 2 प्रकाश स्रोत थे, यहाँ से ये 2 तरंगें निकली जिनकी आवृत्ति या फिर आप बोल सकते हैं तरंग दैर्ध्य क्या है, यहाँ पर समान है। जब भी 2 तरंगे यहाँ पर समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, देखिए दोनों की दिशा सेम है, ये एक ही दिशा में यहाँ पर चल रही हैं, तो जब समान आवृत्ति की 2 तरंगे या फिर बोल सकते हैं आप प्रगामी तरंगे जो है एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, मैंने क्या बताया यहाँ पर अध्यारोपित या फिर बोल सकते हैं आप मिलती हैं। तो जब भी किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर जो तरंगों की परिणामी तीव्रता होती है वो समय के साथ जो है स्थिर हो जाती है। ये याद रखना है, जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर जो है तीव्रता जो है वो समय के साथ क्या होती है, स्थिर हो जाती है। और इसके अलावा अलग अलग बिंदुओं पर, यानी कि जहां पर मिली है उसके अलावा अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो एकांतर क्रम में जो है अधिकतम और न्यूनतम होती है। अधिकतम और इसके अलावा न्यूनतम, या फिर आप यहाँ पर शून्य भी बोल सकते हैं, अधिकतम या फिर जो है न्यूनतम होती रहती है।
तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। अब यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट आपको समझाए हैं इनको अच्छे से समझना है और फिर वहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में उसे डिस्क्राइब कर देना है, यानी कि रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसके मुख्य पॉइंट समझने की कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो रटी हुई चीज़ें अक्सर आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको कभी भी रटना नहीं है, बस समझना है। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैंने बताया यहाँ पर दो प्रकाश स्रोत थे जिनसे क्या निकल रही है, प्रकाश तरंगे, जिन्हें आप प्रगामी तरंगे भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की, मैंने पहले ही बताया आवृत्ति क्या होगी, इनकी समान होगी। जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे या फिर बोल सकते हैं प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर, क्योंकि इनकी दोनों की दिशा देखिए एक ही है, एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो समय के साथ स्थिर हो जाती है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो एकांतर क्रम में अधिकतम और न्यूनतम अथवा आप बोल सकते हैं शून्य होती रहती है। इस घटना को बोला जाता है तरंगों का व्यतिकरण। इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा लिखनी है। आप सभी लोग साथ में जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करिए, तो इससे आप सभी लोगों की तैयारी भी होती रहेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे या फिर आप प्रगामी तरंगे भी बोल सकते हैं, तो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, अभी मैंने बताया अध्यारोपित का मतलब जहां पर वो मिलती हैं, तो किसी बिंदु पर जो है अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर आपको बताया गया जहां पर वो अध्यारोपित होती हैं, यानी कि जहां पर मिलती हैं उस जगह पर जो तरंगों की परिणामी तीव्रता होती है वो समय के साथ क्या होती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। यहाँ आकाश जी पूछ रहे हैं चैप्टर कौन सा है। आपको इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है किरण प्रकाशिकी, उसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका तरंग प्रकाशिकी चल रहा है, उसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, दिशा भी याद रखिएगा, एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर जो है तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि समय के साथ तीव्रता जो है यहाँ पर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। इसके अलावा बताएंगे यहाँ पर कि तथा अलग अलग बिंदुओं पर एकांतर क्रम में समय के साथ अधिकतम तथा
अधिकतम तथा न्यूनतम होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम। और आपको बताया गया न्यूनतम अथवा लगभग आप शून्य बोल सकते हैं, न्यूनतम यानी कि यहाँ पर जो है आप लगभग इससे क्या बता सकते हैं, शून्य होती रहती हैं, न्यूनतम होती रहती हैं। इस घटना को जो है, इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों का व्यतिकरण जो है बोला जाता है। इस प्रकार से आप यहां पर इसे बता सकते हैं, ठीक है। ऐप आप एलविक क्लासेस सर्च करिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट एलविक क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। जो लोगो यहाँ पर यूट्यूब पर शो होता है वही लोगो आपको वहां पर ऐप में भी मिल जाएगा। एलविक क्लासेस आपको सर्च करना है, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी को अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको समझने हैं। अब मैंने बताया यहाँ पर कि अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो एकांतर क्रम में समय के साथ अधिकतम, यानी कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तीव्रता क्या हो रही है, अधिकतम, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तीव्रता क्या है आपकी, न्यूनतम। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, जिन स्थानों पर या फिर बोल सकते हैं जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण बनते हैं उन्हें हमेशा बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण। जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है जिन स्थानों पर, वहां पर जो व्यतिकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं संपोषी। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम यानी कि शून्य होती है उन्हें बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो याद रखिएगा व्यतिकरण यहाँ पर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। व्यतिकरण जो होता है 2 प्रकार का होता है। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। तो जहां पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, उससे क्या बोला जाता है, संपोषी व्यतिकरण, उससे हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर संपोषी व्यतिकरण। देखिए संपोषी व्यतिकरण या फिर इसे रचनात्मक व्यतिकरण भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। संपोषी या फिर इससे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी या फिर आप बोल सकते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अंसारी जी डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, ठीक है। जिस चैप्टर में जो भी डेरिवेशन होते हैं, जैसे कि आज आपको ये टॉपिक बताया गया, कल आपको इसी में तीव्रता का जो है डेरिवेशन भी बताया जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेशन थ्योरी, वो सारे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक जो है पूरे क्लियर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए संपोषी व्यतिकरण की बात हुई है सबसे पहले, तो आप बता सकते हैं कि वे बिंदु या फिर बोल सकते हैं आप वे स्थान जहां पर परिणामी तीव्रता, जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, परिणामी तीव्रता जो है अधिकतम होती है, वहां पर प्राप्त व्यतिकरण को, वहां पर प्राप्त व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, को जो है संपोषी व्यतिकरण बोला जाता है।
संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जिन बिंदुओं पर तीव्रता जो होती है क्या होती है, अधिकतम होती है, वहां पर जो व्यतिकरण प्राप्त होता है उससे क्या बोला जाता है, उससे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। अब इसके अलावा देखिए इसी का सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या बताया गया आपको, विनाशी व्यतिकरण। सेकंड होता है विनाशी व्यतिकरण। अब आपको बताया गया जब भी दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो आपको बताया गया जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर तो तीव्रता स्थिर हो जाती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, कहीं पर अधिकतम होती है समय के साथ, कहीं पर न्यूनतम। तो जहां पर अधिकतम होती है उसे हम लोग संपोषी बोलते हैं, और जहां पर न्यूनतम होती है उसे क्या बोला जाता है, विनाशी। तो आप बता सकते हैं इसमें कि वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, परिणामी तीव्रता जो है न्यूनतम होती है, वहां पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जहां पर भी तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर जो व्यतिकरण प्राप्त होगा उसे संपोषी या फिर रचनात्मक बोला जाएगा, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, न्यूनतम या फिर मैंने बताया कि शून्य, उस जगह पर जो व्यतिकरण प्राप्त होगा उससे आप क्या बोलेंगे, उससे आप विनाशी व्यतिकरण जो है बोलेंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताई, सबसे ज़रूरी यहाँ पर आपके लिए क्या है, जो आपको इसकी परिभाषा बताई गई है व्यतिकरण की, यानी कि व्यतिकरण कहते किसे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। इसके जो प्रकार बताए गए वो तो आपको अगर ये परिभाषा याद रहेगी तो आप प्रकार बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपको प्रकार से ज़्यादा यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा को ध्यान देना है। परिभाषा के लिए मैंने बताया है यहाँ पर कि अगर परिभाषा याद रहेगी तो इससे आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अक्सर जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन सी, यानी कि इसकी कंडीशंस बतानी होती है कि व्यतिकरण की कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे कि व्यतिकरण होता है, ये पूछा जाता है। या फिर व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, विवर्तन इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा वो मैं आपको विवर्तन बताऊंगा, तो आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आएगा, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, धर्मवीर जी व्यतिकरण के बारे में ही आपको बताया गया। सबसे पहले व्यतिकरण क्या होता है, आप शायद क्लास में लेट हो गए थे, सबसे पहले मैंने व्यतिकरण ही समझाया था। अगर आपसे छूट गया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक बार मैंने बताया था, जब भी समान आवृत्ति की, अगर आपसे छूट गया तो आप पहले देखिएगा, और मैंने फिगर के माध्यम से बताया है कि व्यतिकरण होता क्या है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके या फिर दोबारा से बाद में देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, यानी कि किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो जहां पर मिलती हैं उन बिंदुओं पर जो उनकी तीव्रता होती है वो समय के साथ क्या होता है, स्थिर हो जाती है, यानी कि तीव्रता में उस बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा जहां पर वो मिल नहीं रही हैं उन अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता जो होती है वो समय के साथ कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को बोलते हैं हम लोग व्यतिकरण। ठीक है धर्मवीर जी, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। अब इसमें आपको बताया गया था जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, बस इसको यहीं से याद रखना है प्रकार के लिए, उसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी जिन स्थानों पर, उसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी वहां पर जो व्यतिकरण बनेगा उसे क्या बोलते हैं, उससे विनाशी व्यतिकरण बोला जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा
इसमें जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए अब वो ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है आपसे व्यतिकरण की शर्तें पूछी जाएंगी, ये अक्सर मिलेगा आपको। व्यतिकरण की शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको जो बताई थी एक बार फिर से देखिए तो आपको इसकी कंडीशन सारी समझ में आ जाएंगी। जिससे मैंने बताया था इसमें दो प्रकाश स्रोत आपको यूज करने हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक S1 है, एक S2 है। यहाँ से मान लीजिए दो तरंगें निकली इस प्रकार से, यहाँ से एक तरंग यहाँ से निकली, ये इस बिंदु पर जो है अध्यारोपित हो रही है, यानी कि इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो अब यहाँ पर देखिए इनके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था कि ये जो तरंगे हैं ये दोनों तरंग स्रोत जो है कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों के दोनों तरंग स्रोत जो है वो कला संबद्ध होने चाहिए, ये याद रखिएगा। दोनों के दोनों तरंग स्रोत जो है कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने का मतलब ये है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो यहाँ पर समय के साथ जो है स्थिर होना चाहिए। कलांतर का मतलब यहाँ पर कोण से है। कलांतर या कला का मतलब किससे होता है? कोण से है। जैसे कि मान लीजिए अगर इनको हम लोग मिला दें इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश स्रोत जो है क्या होने चाहिए? कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का जो कलांतर है यानी कि जो कोण है वो यहाँ पर समय के साथ क्या होना चाहिए? नियत रहना चाहिए, यानी कि स्थिर रहना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कला संबद्ध होने चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है, यानी कि पहली शर्त है, ठीक है। श्रीनारायण जी पहला भाग जो है आपका पूरा कंप्लीट है, बाकी इंपॉर्टेंट मैं पहले सेकंड कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फर्स्ट जो है पूरा फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोबारा से जैसे जैसे पेपर आपका नजदीक आएगा तो वहां पर उस समय मैं उसके टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि उसमें आप सभी के डेरिवेशन ज़्यादा है तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डेरिवेशन आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें आपकी थ्योरी कुछ ज़्यादा है सेकंड पार्ट में, इसलिए आपको इसे पहले तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी सारा कुछ कराया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जितने भी चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? दोनों तरंग स्रोत जो है आपके, यानी कि दोनों प्रकाश स्रोत जो है ये कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि दोनों के बीच का जो कलांतर है वो यहाँ पर समय के साथ क्या है? नियत रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, इन दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। इन दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो, या फिर आप बोल सकते हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्तियां, या फिर आप बोल सकते हैं तरंग दैर्ध्य, ये क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी कंडीशन कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा व्यतिकरण प्राप्त करना है तो फिर इन तरंगों का आयाम भी बराबर होने चाहिए, यानी कि इन तरंगों के आयाम भी समान होने चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ पर ये वाली जो दूरी है इनके बीच की, ये बहुत ही कम होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। इनके बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी जब कम होगी तो यहाँ से जब तरंगाग्र आगे संचरित होंगे, यानी कि जब वो आगे बढ़ेंगे तो इनके द्वारा जो फ्रिंजें बनेंगी वो हमेशा चौड़ी बनेंगी। तो इनके बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए, ये भी कंडीशन याद रखिएगा कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? फ्रिंज बड़ी बनेगी, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये दोनों के दोनों जो प्रकाश स्रोत यूज हुए हैं ये बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए, याद रखिएगा। बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, संकीर्ण का मतलब छोटा, तो ये याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस जो है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसकी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इन कंडीशंस को लिखने की कोशिश करिए, जिससे आप सभी को यहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है एक एक करके तैयार भी हो जाए। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात कला संबद्ध का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि कला संबद्ध होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इनके दोनों के बीच के जो कलांतर हैं, कलांतर का मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो आप बता सकते हैं अर्थात
दोनों तरंगों अर्थात दोनों तरंगों के जो कलांतर होंगे, कलांतर का मतलब क्या बताया गया आपको, यहाँ पर कोण बताया गया, तो दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। नियत का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नियत का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई गई। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों तरंग स्रोत यानी कि जो प्रकाश स्रोत हैं उनसे जो तरंगें निकल रही हैं उनकी आवृत्तियाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ, या फिर आप बता सकते हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्तियाँ अथवा तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। आवृत्तियाँ अथवा यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है वो जो है समान होनी चाहिए। ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ज़्यादा अच्छे व्यतिकरण के लिए यहाँ पर इनके आयाम भी बराबर होने चाहिए। तो अब तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, आप बताएंगे यहाँ पर अक्षय व्यतिकरण के लिए अच्छे व्यतिकरण के लिए इनके आयाम भी समान होने चाहिए। आयाम भी समान होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा अच्छे व्यतिकरण के लिए जो तरंगे यूज की जाएंगी इनके आयाम भी जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मंजीत पांडे जी पूछ रहे हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत का जो है कला संपन्न होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पर मंजीत जी ने देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप किया है, जो मैंने अभी यहाँ पर कंडीशंस बताई है उसने यहाँ पर टाइप किया है। तो ये आप सभी लोग भी यहाँ पर जो है करते रहिए। देखिए विक्रम जी ने भी यहाँ पर टाइप किया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए, तो आप सभी की तैयारी जो है होती जाएगी, यानी कि ये पॉइंट आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग भी प्रयोग करें यहाँ पर। इसके अलावा देखिए चौथा पॉइंट, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। बीच की जो दूरी है यानी इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंग स्रोतों यानी कि जो दोनों तरंग स्रोत दिए गए हैं यहाँ पर याद रखिएगा, जिससे दोनों तरंगाग्र यूज करिए आप यहाँ पर, जिससे दोनों तरंगाग्र अग्रसित होकर, या फिर आप बोल सकते हैं तरंगाग्र आगे चलकर, चाहे तो आप यहाँ पर आगे चलकर बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर अग्रसित होकर जो है फ्रिंजे चौड़ी बना सकें। आगे चलकर जो है फ्रिंजे चौड़ी बना सकें। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर दोनों तरंगाग्र जो है आपके ये आगे चलकर जो है फ्रिंजे जो है यहाँ पर वो चौड़ी बना सकें। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि अच्छे व्यतिकरण के लिए
अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों प्रकाश स्रोत जो है वो बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है व्यतिकरण के लिए दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश स्रोत जो होंगे वो क्या होने चाहिए, वो जो है संकीर्ण होने चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विक्रम जी वैसे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ऐप के लिए मैंने बताया था, ऐप में जो है उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। ऐप में भी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ऐप से भी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। वहां पर भी कुछ चार्ज नहीं देना है आप सभी को। पीडीएफ के लिए तो आप लोग बिल्कुल परेशानी मत हुई। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ तैयार की जा रही है। पीडीएफ भी आप सभी को वैसे तो मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। जो भी पीडीएफ यहाँ पर तैयार हो जाती है वो जो है पीडीएफ जो है आपकी टेलीग्राम पर भेजी जा रही है। जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पीडीएफ मिल जा रही है, ठीक है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उन्हीं के लिए भी समस्या हो रही है, लेकिन उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया है, ऐप में व्यवस्था की जा रही है आपकी। बहुत जल्दी जो है आप लोगों को ऐप में ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी पीडीएफ को भी डाउनलोड करने में, ठीक है। बाकी आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई समस्या हो यहाँ पर व्यतिकरण में, तो अब आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट हो इस टॉपिक से तो आप लोग क्लियर कर लीजिए अभी, ताकि बाद में आप सभी को समस्या ना आए। जहां पर भी आपको डाउट हो तो अब आप लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप किया है धर्मवीर, बहुत ही अच्छी बात है। विक्रम जी ने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखा है, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स का यूज़ किया करिए, ठीक है। तो इससे आप सभी लोगों को ये पॉइंट जो है छोटे छोटे वो याद हो जाएंगे। वैसे मैंने बताया आप सभी को रटना नहीं पड़ेगा। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, इसीलिए मैं हर चीज़ पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपके सामने ही लिखता हूँ। बाकी आप चाहे तो इसकी पीपीटी पहले से बनवा के भी लगाई जा सकती है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, मैं वही चीज़ पढ़ दूंगा। लेकिन आप सभी के सामने इसीलिए लिखता हूँ कि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और जब थोड़ा सा समय लगेगा तो आप उसे देर तक ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में वहाँ पर बैठ जाएगी। बाद में जब भी आप उसे पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ दिनों बाद जब दोबारा पढ़ें तो वो आपको जहाँ पर 5 मिनट का समय लगना था उसी को याद करने में आपको वो चीज़ 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप सभी के सामने मैं इसीलिए यूज करता हूँ कि अगर आप सभी के सामने लिखूंगा तो वो चीज़ें आप सभी को ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी रटने की जरूरत नहीं। जितना ज़्यादा आप समझ लेंगे आसानी से, उतना ही आप सभी के लिए आसान होगा। बाद में जब भी आप उस टॉपिक को एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो तुरंत आपको याद आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सही से वीडियो नहीं देखा है, पढ़ाई नहीं की है, तो जब भी आप दोबारा लेके बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक आपने पहली बार देखा है। इसलिए हमेशा आप टॉपिक को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। बाकी आज के इस टॉपिक को मैं यहीं पर विराम दूंगा। बाकी आप सभी लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।